हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान है, मतलब है इन्वायरमेंटल साइंस है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 6 to 8 का होता है। तो उसी की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। और शिक्षण हो गया और साइकोलॉजी और हिंदी तो सभी में पूछी जाती है, पैराग्राफ वगैरह तो सभी में पूछा जाता है, पर सोशलॉजी सिर्फ क्या 6 to 8 में पूछी जाती है। तो आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ से मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। ये सेकंड पेपर का है, हम बार बार बता रहे हैं, सेकंड पेपर का हम रिवीजन करवा रहे हैं, यानी कि 6 to 8 का। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रीवियर्स का है, 2014 का पेपर हल करवा रहे हैं। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए सबसे प्रसिद्ध था क्या? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए सबसे प्रसिद्ध क्या था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी व तांबा या कम्बल? तो अर्थशास्त्र के अनुसार पूछ रहा है, तो मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध क्या था? कम्बल प्रसिद्ध था। कम्बल प्रसिद्ध था। कंबलों का भिंगिसी कहा जाता है था। पहले क्या था? पहले मौर्य काल में कंबलों को क्या कहा जाता था? भिंगिसी कहा जाता था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फोरा का एक था, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या होता है? तो हत्थे का जार एम्फोरा जार कहा जाता था। एम्फोरा क्या था? इटली का सिक्का था, लाल चमकदार पत्थर था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था या छिद्र युक्त बर्तन था। तो क्या है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। क्या? एम्फोरा हत्थे लगा एक जार था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे क्या काला पत्थर, काला ताबीज, काला जादू या काला सोना कहा गया? तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि उसे क्या कहा जाता था? काला सोना कहा जाता था। यानी कीमती की चीज़ों को क्या कहा जाता था पहले के ज़माने में? तो काला सोना कहा जाता था। अगला देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मिस मत करिएगा। प्रीवियर्स के हैं प्रश्न, जो आप लोगों की परीक्षा में ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही हल करने से आते हैं प्रश्न। तो आप लोगों को यहाँ से पूरा प्रैक्टिस सेट मिल रहा है हल करने को। रटत चरखे एवं आग्नेय यात्रों के आविष्कार में हुआ था। क्या हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो राहट क्या चीज था? तो ये पहले समझिएगा। राहट था चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल के 14वीं व 15वीं शताब्दी में हुआ था। किसका? राहट चरखे का आविष्कार। यह एक था क्या? आग्नेय मतलब आग से जलने वाला यंत्र था। राहट चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरण्यगर्भ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है, किसके लिए किया जाता है या किसने पहले करवाया था? ये भी पूछता है प्रश्न। जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, तो यह कह रहा है कि हिरण का शिकार करने से पहले, यह कह रहा पुत्र के जन्म के लिए। तो क्या था? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया जाता था। क्या? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से जात का हो, परजात का हो, पर क्या होता था कि राजा बनने के पास राजा जब बन जाता था तो उसे हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाया जाता था, यानी कि राजाओं में शामिल करने के पश्चात कराया जाता था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था क्या?
ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था क्या? नगरम कहा जाता है, यानी नगर को नगरम के नाम दिया जाता था। कब? चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का संबंध है। प्रश्न कह रहा है कि नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रांत, अगला है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या रखा गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे। इन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के भी नाम से कहा जाता था। किसे? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे ये। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया गया था जिसका रूप में नाम दिया गया था राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमत गार आंदोलन या पख्तून आंदोलन। तो क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान के समय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया गया था। क्या? खुदाई खिदमत गार आंदोलन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष का प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को या 1 जनवरी 1930 को, या कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1930 को। तो कांग्रेस द्वारा कब कह रहा है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी में कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर का अर्थ क्या है? तो बिग बियर क्या है? नक्षत्र है, आकाशमंडल का है, नक्षत्र मंडल का है, तारा का है या गैलेक्सी का है? तो बिग बियर का उदाहरण किससे दिया गया है? नक्षत्र मंडल से दिया गया है। किससे संबंधित है? नक्षत्र मंडल से संबंधित है। चंद्रमा से, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा हिस्सा भाग केवल दिन के समय ही पृथ्वी पर होता है। नहीं, गलत बात। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या की पृथ्वी पर की ओर देखा होता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसीलिए क्या करते हैं कि चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, पीछे का भाग तो नहीं दिखाई पड़ता है। जब वो चक्कर लगाता है तो आगे पीछे का दोनों दिखाई पड़ता है, पर हम लोगों को नहीं पता होता है कि वो चक्कर लगा रहा है कैसा है। तो छोटा बड़ा होता रहता है, पर सामने का ही भाग दिखता है, पीछे का भाग नहीं दिखता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कब? प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो कब घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे तैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? वह समान रहता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध के ऊपर, ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। ये 2019 में भी पूछा गया था कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम की गोलार्ध में घूमते हैं तब क्या होता है? देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी दिन कहलाता है जिसने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान देता है। यह कह रहा है कि ग्रीनविच का मानक समय होता है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय होता है, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए किया गया समय है। तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुव
प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। तो क्या होता है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो इसका ऑप्शन भी पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है कैसी होती है, इस कारण 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। यह कह रहा है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित होता है। यह कह रहा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंतुरित है, इसलिए कह रहा है। अगला है आर्कटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंतुरित है। अटलांटिक महासागर की रेखा तट रेखा अधिक तंतुरित यानी कटित फटी है, इसलिए तंतुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श रहती है, आदर्श की स्थिति है। इसलिए अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, रॉकी, एंडीज या अल्पस। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, एंडीज पर्वत है। कौन सा है, एंडीज पर्वत है। अगला प्रश्न है भारत में, प्रश्न कह रहा है भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या राजस्थान में। तो कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, घाटी से मैदान की ओर बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर। तो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं कहाँ पर, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। सी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है, चीन से शीतोष्ण सदाबहार वन को कहा जाता है, या कह रहा चिली से शीतोष्ण पर्णपाती वन को कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी मिसौरी, जिसे कहा था मिसिसिपी नदी मिसौरी या अमेजन नदी बेसिन। तो क्या कह रहा है, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी आती है। इसकी अफवाह तंत्र कितना है इसका, तो 70.5000 करके वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है, यानी कि बहुत ही लंबी है। 70,50,000 यानी 70,50,000 वर्ग किलोमीटर के चलती है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मलोका क्या है, एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, या एक वन्य पशु है, या मलस्का का निवासी है। तो मलोका क्या है, एक प्रकार का घर है। पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, यह कह रहा संसाधन प्रबंध, या कह रहा विकास प्रबंध। तो क्या है, संसाधन प्रबंध है। सही ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है रक्षक मेखला आती है कि एक विधि क्या है, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी या मृदा संरक्षण। तो रक्षक मेखला क्या है, मृदा संरक्षण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, पूरा पाषाणिक या नवपाषाणिक या महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक। तो क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका क्या है, पूरा पाषाणिक, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है श्रांग वेद में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, रुद्र, विष्णु, इंद्र, या कह रहा अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि श्रांग वेद के अनुसार पूछ रहा है, तो अग्नि, इंद्र एवं सोम प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
अगला प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है उसे क्या कहा जाता था? उस भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? तो संस्कृत भाषा को जिस परिवार भाषा का हिस्सा माना जाता है तो उसे भारत यूरोप, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होगा कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर पैर करके लटकाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। किस स्थान पर पूछ रहा है, तो किस स्थान पर होगा? इमाम गांव, बुर्ज होम या मेहरगढ़ या भीमबेटका? तो इमाम गांव में क्या था कि यहाँ पर मृतकों को उत्तर की ओर पैर करके दफनाया जाता था। ताम्र पाषाणिक स्थल इमाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक को उत्तर की से दक्षिण की दिशा में दफनाए गए थे, जिसमें मृतक का सिर उत्तर की ओर था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा? तो तृष्णा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।